नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चा में है और वो टॉपिक है वैक्सीन डिप्लोमेसी, जिसका सरकार द्वारा ऑफिशियल नाम दिया गया है वैक्सीन मैत्री। तो ये क्यों चर्चा में है, सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों लगी कि पहले हमें विदेशों में वैक्सीन बांटना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, भारत के नागरिकों की जान की उपेक्षा क्यों की गई, इस तरह के कुछ सवाल हैं जिनको लेकर सरकार लगातार आलोचनाओं का शिकार है। साथ ही कोविड मैनेजमेंट को लेके भी बहुत कुछ सरकार की आलोचना की जा रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन डिप्लोमेसी की ज़रूरत क्यों थी, सरकार ने ये स्टेप क्यों लिया और क्या सरकार की ये पॉलिसी बैकफायर कर गई, क्या जैसा सोचा था उसके बजाय उल्टा नुकसान हो गया, सरकार क्या यहाँ फेल हो गई। इन्हीं सब चीज़ों को लेके ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वैक्सीन मैत्री या वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत कुछ फैक्ट्स पहले देख लेते हैं। भारत सरकार ने अभी तक लगभग 66 मिलियन डोजेज वैक्सीन की और 95 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट की है। और अगर लगभग माने तो लगभग 7 करोड़ डोज और लगभग 100 देशों को भारत ने एक्सपोर्ट किया है, जिसमें से कुछ ग्रांट के तौर पर दी गई हैं, अर्थात फ्री में दी गई है। कुछ जो वैक्सीन की डोज हैं वो WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत दिए गई हैं और कुछ हैं जो कमर्शियली एक्सपोर्ट की गई हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों किया, इसकी ज़रूरत क्या आ रही थी। जब भारत में पहले ही वैक्सीन की इतनी कमी है, यहाँ के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, इसके लिए हम पहले समझते हैं कि वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है, वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन में अभी क्या चल रहा है, या कौन सुपर पावर है, कौन सुपर पावर बनना चाहता है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ये समझने के लिए हम जाते हैं थोड़ा इतिहास में और समझते हैं कि जैसे इतिहास हमें सिखाता है कि आज हमें क्या करना चाहिए, तो इसलिए इसको समझते हैं हम वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम से। वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर था और ब्रिटेन के साथ साथ कुछ और यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये भी काफ़ी बड़ी पावर थी। लेकिन अमेरिका तब तक उभर के इतनी बड़ी पावर नहीं बना था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ, सारे यूरोपियन कंट्री आपस में लड़े, उन सब की शक्ति खत्म हुई। उनकी शक्ति में कमी आने के बाद अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभरा और पूरी दुनिया यूनिपोलर हो गई, अर्थात कोई एक ही कंट्री सुपर पावर बन गई। कुछ टाइम बाद रशिया वापस से अपनी शक्ति बढ़ाने लगा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से, और वो अमेरिका को चुनौती देने लगा। 1960-70 का दशक आते आते दुनिया होने लगी बाइपोलर। रूस अब लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा था और 1960 से लेके 1990 तक लगातार वर्ल्ड बाइपोलर बना रहा। उसके बाद सोवियत रूस का विघटन हो गया और वापस से वर्ल्ड ऑर्डर केवल यूनिपोलर रह गया, मतलब केवल अमेरिका ही सुपर पावर रह गई। अब प्रेजेंटली सिचुएशन ये है कि अमेरिका आज उतनी बड़ी पावर नहीं है जितनी आज से 30-40 साल पहले थी, और साथ ही चाइना लगातार अपनी पावर बढ़ा रहा है। तो पूरी तरह से बाइपोलर वर्ल्ड नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरह से यूनिपोलर भी नहीं है। अब कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ भी हैं, रशिया भी है, चाइना भी है, भारत भी एक उभरती हुई शक्ति है। तो वर्ल्ड ऑर्डर कुछ ऐसा है कि जो सबसे ऊपर था, जो सबसे बड़ी पावर है, वो लगातार घट रही है। जो सेकंड पावर है अर्थात चाइना, वो लगातार अपनी कोशिशें बढ़ा रही है। तीसरा है भारत, जो ये चाहता है कि वो भविष्य में महाशक्ति बने। अब इस दौरान आ गया पूरी दुनिया में कोविड से क्या हुआ कि जो उभरती हुई पावर थी अर्थात चाइना, उसकी पूरी दुनिया में होने लगी बदनामी। लोगों को लगा कि चाइना वो कंट्री है जो हर जगह बीमारियां फैलाता है, सबको, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को इसने ख़राब कर दिया है। साथ ही जो सबसे बड़ी पावर थी अमेरिका, उसने नीति अपनाई संरक्षणवादी। उसने कहा कि बस हम सेफ रहें, हमारी तरफ से किसी का कुछ भी हो। अमेरिका ने पहले अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी अपनाई। तो जो बाकी कंट्रीज अमेरिका को एक सुपर पावर की तरह देखते थे, उनको लगता था कि अमेरिका सबकी मदद करेगा किसी मुसीबत में, उनका अमेरिका से भी मोहभंग हुआ और चाइना से भी मोहभंग हुआ। दोनों से लगा कि ये दोनों, मतलब बाकी सारे देशों को लगा कि ये नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकते पूरी दुनिया के। ऐसे में भारत के लिए एक स्पेस बनता है। हालांकि भारत अभी महाशक्ति बनने से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी भारत के लिए एक स्पेस बना, और वो क्या कि एक सॉफ्ट पावर भारत अपने आप को दिखा सके। भले ही सैनिक शक्ति के रूप में अभी भारत महाशक्ति नहीं है, लेकिन सॉफ्ट पावर के रूप में वो अपने आप को स्थापित करना चाहता था। दूसरी बात, भारत में वैक्सीनेशन का जो टारगेट था उसको भारत इजीली पूरा कर रहा था। उस समय जो टारगेट डिसाइड किया गया था
आराम से भारत उसको डेली की डेली टारगेट जो भी था, लगभग 13 लाख डोज या ऐसे कुछ प्रतिदिन लगने थे, वो सब रेगुलर चल रहा था। उसके बाद वैक्सीन का सरप्लस बच रहा था। सरप्लस था तो गवर्नमेंट के दिमाग में प्लानिंग आई। अब क्या हुआ, भारत ने जब ये देखा कि ना अमेरिका और ना चाइना, इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया का विश्वास इस परिस्थिति में जीत पा रहा हो, तो भारत सरकार ने वैक्सीन का एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिलने लगे। बहुत सारे देश ऐसे हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्री जिनकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी नहीं है कि वो खुद वैक्सीन बना सकें। अफ्रीका में भारत को लगातार चाइना से चुनौती भी मिल रही थी। अफ्रीका के मार्केट में भारत भी अपनी पकड़ बनाना चाहता है और चीन भी। अभी तक भारत इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है और चीन ने अफ्रीका का लगभग सारा मार्केट कवर किया हुआ है। लेकिन वैक्सीन के दौरान जो भी जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं या और भी जो गरीब देश हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, उनको लगने लगा कि चाइना ना होके भारत उनके लिए ज़्यादा सही रहता है, हमेशा ज़्यादा सही इन द सेंस कि मुसीबत के समय में हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। भारत ने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया कि इन देशों को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो भारत अपना सहयोग इनको देगा। इससे एक पॉजिटिव इमेज भारत की बनी है और ये फैक्ट है, बनी है। हो सकता है आज हमें, आज के सेंस में जब सेकंड वेव अपने चरम पर है, तो हमें लग रहा है कि ये पॉलिसी बैकफायर कर रही है, लेकिन डिप्लोमेसी केवल आज के लिए नहीं होती। हो सकता है इसके परिणाम हमें आने वाले 10 साल में, 15 साल में वर्ल्ड ऑर्डर में देखें कि भारत ने अपनी क्या पहचान बनाई है। साथ ही जो यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, भारत ये चाहता है कि उसमें भी उसको एक परमानेंट सीट मिले, और इस सीट को पाने के लिए भारत बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है, बहुत सारे देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को ये मौका भी लगा कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से वो दुनिया के बहुत सारे देशों का समर्थन हासिल कर सकता है, और भविष्य में जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की बात हो तो भारत वहाँ का एक स्थायी सदस्य या स्थायी सदस्यता पा सकता है। ये सब वो एस्पेक्ट थे जो सरकार ने उस दौरान ध्यान में रख के ये स्टेप लिया, और वो स्टेप सही था। अब बात आती है कि क्या ये पॉलिसी बैकफायर कर गई, क्या इससे उल्टा नुकसान हो गया, अपने नागरिकों की जान जा रही है और विदेशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये सही है? अब देखते हैं कि यहाँ घरेलू स्तर पर वैक्सीनेशन को लेके पहले इंटरेस्ट कितना था लोगों में, ये हम देखें, और गवर्नमेंट का टारगेट कितना था पर डे का। पर डे वैक्सीनेशन का जितना टारगेट था उसको गवर्नमेंट इजीली कंप्लीट कर रही थी। अगर वैक्सीनेशन के फैक्ट की बात करें तो 100 मिलियन वैक्सीन लगाने में, वैक्सीन की डोज लगाने में भारत अभी भी बाकी सारे देशों से आगे है। भारत ने ये काम 85 दिनों में किया, अमेरिका ने 89 दिनों में किया, और चाइना ने 102 दिन में इतनी डोज लगाई। तो कहने का मतलब वैक्सीनेशन अभी भी यहाँ सबसे फास्ट हो रहा है। फिर सरकार की आलोचना क्यों की जा रही है? तो आलोचना करना भी सही है। लोगों को ये लगता है, या जो इसके जो कमियां गिनाने वाले हैं उनको ये लगता है कि अगर भारत केवल अपने आप को भी बचा ले इस महामारी से तो वो दुनिया की बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन पूरी दुनिया की लगभग छठा हिस्सा भारत की पॉपुलेशन है। 138-139 करोड़ लगभग इंडियन है। तो अगर भारत ये मित्रता दिखाने के चक्कर की बजाय खुद अपने सारे नागरिकों को भी प्रोटेक्ट कर लेता तो भी ये पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी मदद होती, क्योंकि पूरी दुनिया की लगभग छठी आबादी इस बीमारी से बच जाती। कहने को ये बात भी सही है, लेकिन जिस तरह से हर बात के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। भारत सरकार ने जिस समय जो स्टेप सोच के लिया, तब ये आइडिया ही नहीं था किसी को। ये भी एक आलोचना की बात कही जा सकती है, क्योंकि सरकार को आने वाले कम से कम 5-10 साल का आइडिया होना चाहिए, या सरकार दूरदर्शी होनी चाहिए कि क्या हो सकता है। जबकि लगातार जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं ये कह ही रहे थे, और कई सारे देशों का उदाहरण सामने था जहाँ सेकेंड वेव आई है, फिर भी सरकार इस मामले को लेके अनदेखी करती रही और उल्टा ये घोषणा करती रही कि हमने तो कोरोना से जंग जीत ली है। दावोस में मोदी सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने कहा ही था कि भारत कोरोना से जंग जीत चुका है। सेम बात उन्होंने फिर भारत के पार्लियामेंट में भी दोहराई कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है, और इसी के दुष्परिणाम हुए कि आज सेकेंड वेव इस हद तक फैल चुकी है। तो सेकेंड वेव के फैलने का जो रीजन है वो दरअसल है कोविड मैनेजमेंट में लेके कमियां। सरकार कोविड मैनेजमेंट में कुछ कमियों को लेके फेल हुई है, ये सही है, लेकिन वैक्सीन डिप्लोमेसी वाला स्टेप
वो भी सही है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है वैक्सीन डिप्लोमेसी और दूसरा है कोविड मैनेजमेंट। तो सर ओवरऑल जब हम इसको समअप करें और बात करें कि सरकार सफल हुई है या असफल हुई है, इसकी बात करें तो वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेके हम कहेंगे कि वो सरकार का एक अच्छा स्टेप है, अच्छी सफलता है। और जो जो हम दावा करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेके, सबसे बड़ी जो हम बात बार बार कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम भारत की पॉलिसी है। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड को ही एक परिवार मानते हैं तो वो वैक्सीन की डोज चाहे भारतीय को मिले या किसी अफ्रीकन को मिले या किसी लैटिन अमेरिकन को मिले, जब एक ही परिवार है पूरा वर्ल्ड जो कि भारत अपनी विदेश नीति में कहता है, तो उस हिसाब से तो ये मदद करना जायज़ है। वैक्सीन चाहे किसी को भी दी गई हो और अल्टीमेटली उससे मानवता की ही रक्षा हो रही है। अब चाहे वो मानव भारतीय हो या अफ्रीकी हो या यूरोपीय हो या अमेरिकन हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की पॉलिसी है उस हिसाब से एक करना बिल्कुल सही था। साथ ही यूएनएससी की परमानेंट सीट पाने के लिए या अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए और एक सुपर पावर बनने की भी जो भारत की महत्वाकांक्षा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन डिप्लोमेसी गवर्नमेंट का एक सही स्टेप था। लेकिन कोविड के दौरान कोविड मैनेजमेंट ठीक से ना कर पाना और सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, जिस वजह से सेकेंड वेव में कोरोना पेशेंट का अचानक से बढ़ जाना, इससे क्या हुआ है वैक्सीन डिप्लोमेसी पे भी सवाल उठने लग गए हैं। जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सरकार वैक्सीन डिप्लोमेसी में फेल नहीं है, सरकार फेल हुई है वैक्सीन कोविड के मैनेजमेंट को लेके। अब देखते हैं कि आलोचना क्यों की जा रही है मैनेजमेंट को लेके, कोविड मैनेजमेंट को लेके आलोचना क्यों की जा रही है, उन पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे प्रिपरेशन ठीक नहीं था, पहली बात तो सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में थी। जैसा मैंने अभी कहा, दावोस में जाके प्रधानमंत्री ने घोषणा ही कर दी कि हम तो कोरोना से जंग जीत चुके हैं। तो इससे के दुष्परिणाम हुए। साथ ही प्रिपरेशन नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। एक दूरदर्शी होना ज़रूरी है सरकार का। यहाँ ये नहीं सोच पाए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। फिर बड़ी बड़ी रैलियाँ चाहे चुनाव की हो, चुनाव आयोग भी दोषी है, सरकार भी दोषी है, कोर्ट भी दोषी है। सबको पता था ये सब होने वाला है। ऐसा नहीं है कि चुनाव छुप छुप के एक दिन में हुए हैं। चुनावों की घोषणा हुई, आचार संहिता लागू हुई, सुप्रीम कोर्ट जो आज सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, मद्रास हाई कोर्ट जिसने कहा कि चुनाव आयोग पे हत्या का केस चलना चाहिए, तो मद्रास हाई कोर्ट को तब भी पता था जब चुनावों की घोषणा हुई थी। उन्होंने तब क्यों नहीं ऐसा स्टेप लिया? चुनाव आयोग को तब क्यों नहीं नोटिस दिया? चुनाव होने से पहले क्यों नहीं रोके गए? अब बाद में सांप निकलने के बाद लकीर पीटना बहुत आसान है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें चुनाव आयोग से लेके, कोर्ट से लेके और सरकार तक सभी दोषी हैं। सभी ने लगभग ये मान लिया कि भारत में से कोरोना ख़त्म है। बाकी सारी रैलियाँ शुरू हो गई, धार्मिक आयोजन शुरू हो गए, शादियों में, सामाजिक उत्सवों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जुटने लगी और उसी तरह से भीड़ भाड़ ऐसे होने लगी जैसे कोरोना ख़त्म हो गया, जिसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप ना होना। पहला पॉइंट था कि सरकार की प्लानिंग ना होना, दूसरा था एंटिसिपेट ना कर पाना, कि सोच ना पाना आगे क्या होने वाला है, और तीसरा है कि लॉजिस्टिक या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ। वो हेल्थ स्ट्रक्चर में या हेल्थ सेक्टर को लेके लगातार कमियां बनी रही। डॉक्टर्स की भी कमी है, नर्सेज की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, फार्मासिस्ट की कमी है, दवाइयों की कमी है, प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, बहुत सारे ऐसे हैं, हॉस्पिटल्स की कमी है और हॉस्पिटल्स में ज़रूरी उपकरणों की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। पिछले 1 साल के दौरान इन सारी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, केवल मास्क सैनिटाइज़र इन्हीं चीज़ों का एक किया गया, इन्हीं पे फोकस किया गया। तो जिन पे फोकस किया गया उनकी कमियां दूर हो गई, जिन पे फोकस नहीं किया गया उनके कारण आज ये हालत बनी कि अब भारत को ऑक्सीजन विदेशों से मंगानी पड़ रही है, ऑक्सीजन की किल्लत आई हुई है। और कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो टाली जा सकती थी। गवर्नमेंट के लेवल पे इनकी प्लानिंग की जाती तो ज़्यादा सही रहता। अब देखते हैं कि ऐसे रीजन्स क्या हैं कि अचानक से कोविड की लहर जो सेकंड वाली है, सेकंड वेव, इतनी डेंजरस हो गई, इतनी लीदल हो गई। तो कुछ तो इसके साइंटिफिक रीजन है, कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, और इसके अलावा कुछ लोगों की जो लापरवाही है, लाइफ स्टाइल है, उसके रीजन है। तो जिसमें कि हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी देख चुके हैं। लाइफ स्टाइल की बात करते हैं तो यहाँ भारत में लोगों की अप्रोच हर चीज़ को लेके पहले एक मजाक की होती है। कोरोना वायरस के बारे में शुरू में पहले मजाक किया गया, एक जोक बना के बहुत टाइम तक चलता रहा।
इवन जो लोग कोविड से बचने की कोशिश करते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो दूसरे उनको बेवकूफ़ समझते हैं। उनका एक उपहास बना के समाज में इस तरह से रखा जाता है कि वो उनके जैसे सामाजिक बहिष्कार हो गया हो, उनको अलग करके देखा जाता है। लोगों की लाइफ स्टाइल या लोगों की अप्रोच किसी भी चीज़ को लेकर मजाक की चल ही रही थी और लापरवाही अपने चरम पे थी। इस वजह से भी बीमारी बहुत ज़्यादा फैली और ये वाला फैक्टर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। फिर आते हैं कि सेकंड वेव का ऐसा क्या रीज़न है जो फर्स्ट वेव में नहीं था। ये है कि वायरस ने अपने आप को म्यूटेंट किया। ये एक डबल म्यूटेंट वायरस है और इसने अपने आप को ऐसे परिवर्तित कर लिया है कि ये अब हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा दे जाता है। पहले अगर कोई इन्फेक्टेड होता भी था तो मॉर्टेलिटी रेट इतनी नहीं थी, मृत्यु दर इतनी नहीं थी। अब मृत्यु दर बढ़ गई है क्योंकि डबल म्यूटेंट वायरस है और इसने अपने आप को म्यूटेंट करके अब हमारे जो इम्यून सिस्टम है उससे पार पाना शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों में वैक्सीनेशन के लिए इंटरेस्ट कम था, अब जाके लोगों में ये बढ़ने लगा है कि हमें वैक्सीन लगवाना है और वैक्सीन के लिए भीड़ भाड़ होने लगी है और अब लोगों ने सिंसियर इस चीज़ को लेना शुरू किया है। पहले जो मजाक चल रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा था, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हुई है। सरकार भी अपने स्तर पे बहुत ज़्यादा प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने भी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या लोकल बॉडी हो, तो कुल मिला के ओवरऑल जो एफर्ट्स हैं वो अभी शुरू हुए हैं ढंग से। चाहे उसमें साइंटिफिक प्लानिंग हो, वायरस को लेके या लोगों को वैक्सीनेशन को लेके उत्साह हो, ये सब चीज़ें अब होने लगी हैं। तो जल्द ही इसके परिणाम भी दिखने लगेंगे और कुछ समय बाद लगातार सेकेंड वेव शायद अपने अब पीक पर पहुंच चुकी है और इसके आगे आगे अभी लगातार केसेज कम होने लगेंगे धीरे धीरे जाके। तो चलिए फिर आज इस वीडियो में हमने बात की सरकार के वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेके, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के बारे में और साथ ही उन पॉइंट्स को लेके कि कोविड मैनेजमेंट को लेके कहाँ कहाँ सरकार ने कमियां छोड़ी हैं, साथ ही लोगों ने भी कहाँ कहाँ इसमें लापरवाही बरती है। इन्हीं सब के साथ आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।